हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम रेलवे जूनियर इंजीनियर, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर और एसएससी जूनियर इंजीनियर के लिए एक और इम्पोर्टेंट की क्लास यानी क्लास नंबर 2। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में यानी क्लास फर्स्ट में आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है मैकेनिक्स, उसके टॉपिक को स्टार्ट किया और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े। उसी को दोस्तों आज हम लोग कैरी करते हुए क्लास 2 में और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि आपके मैकेनिक्स सब्जेक्ट में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और क्लास नंबर 2 का पहला टॉपिक देखते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। दोस्तों, कई सारे बच्चों की ये शिकायत है कि हिंदी में क्यों नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग जेईई की प्रिपरेशन करते हैं मोस्टली 99% ही 90 से 99% इंग्लिश में ही प्रिपरेशन होती है जूनियर इंजीनियर के लिए। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपको इंग्लिश में भी बता रहा हूँ और हिंदी में भी बता रहा हूँ। थोड़े से टेक्निकल टर्म्स आपको इंग्लिश में याद करने ही पड़ेंगे, चाहे आप एग्जाम में भी दें वहाँ पर भी आपको इंग्लिश में ही टेक्निकल टर्म्स लिखे हुए मिलेंगे। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें और क्लास में बिल्कुल फोकस रहें। जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया था, हिंदी में उसको क्या कहते हैं मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। आपको वैसे कहने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं आप पूरी कोशिश ये करता हूं कि सारे टॉपिक्स को अच्छे से इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझा दूं। तो आज का दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। अब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले एक थोड़ी सी कॉमन सी चीज सुनिए। दोस्तों, एक जो बॉडी होती है ना वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ये बात तो आप मानेंगे ना। दोस्तों, प्रत्येक जो हर एक जो पार्टिकल होता है आपका, वो अर्थ पर क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। ये दोस्तों जो फोर्स होता है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कण के द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी जो पार्टिकल का मास होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इस जो फोर्स रहता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी जो डायरेक्शन रहती है वो सदैव कैसी रहती है, पृथ्वी के सेंटर की ओर होती है। जो अर्थ का सेंटर होता है उसकी तरफ होती है, ठीक है। तथा ये बल ही कण का भार कहलाता है। आपको ये तो पता चल गई। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है दोस्तों, तो फिर से मैं आपको बताता हूं कि जो हर एक बॉडी है वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और जितने भी पार्टिकल्स का वेट होता है वो पृथ्वी के सेंटर की ओर रहता है। ये बात भी मैंने आपको बता दिया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी पिंड पर यानी किसी बॉडी पर बहुत सारे क्या करते हैं, पैरेलल फोर्स वर्क करते हैं। कैसे, समांतर बल कार्य करते हैं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों सभी समांतर बलों का एक परिणामी बल भी होगा। एक जितने भी समांतर बल है यानी पैरेलल फोर्स है उनका एक क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स भी होगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, वो पिंड के यानी बॉडी के जिस बिंदु पर यानी पॉइंट पर कार्य करता है यानी वर्क करता है उसे क्या बोलते हैं, पिंड का गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, ठीक है। काफी टिपिकल लगी। अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में आपको बिल्कुल समझाऊंगा। सबसे पहले सुनिए, द पॉइंट थ्रू द विच द होल मास ऑफ द बॉडी एक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ बॉडी इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब दोस्तों ये है, हिंदी वाले ध्यान से सुन लीजिए, जिस बिंदु पर किसी पिंड का समस्त भार यानी सारा भार कार्य करता हुआ माना जाता है उसे पिंड का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और इसको डिनोट जिससे करते हैं, निरूपित करते हैं, वो आपके सीजी या कैपिटल जी से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आती है, द प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यानी जो आपकी 2D डायमेंशन है। प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स मतलब जो आपकी द्विविमीय आकृतियां हैं, लाइक रेक्टेंगल यानी आयत, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, सर्किल मतलब वृत्त, हैव ओनली एरियाज बट नो मासेस। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जितने भी आपकी 2D डायमेंशन होती हैं उनमें सब में क्या होता है, एरिया होता है, मास नहीं होता। आपने कभी देखा है जब आप ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं उसकी कोई मोटाई बनाते हैं क्या, नहीं बनाते। रेक्टेंगल बनाते हैं तो नहीं बनाते ना। लेकिन वो 3D डायमेंशन अलग होती है, जो क्यूबॉइड आ जाती है आपकी, कोन आ जाती है, स्फीयर आ जाता है, वो अलग डायमेंशन होंगी। लेकिन यहाँ पर हम प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका सिर्फ एरिया होता है, मास नहीं होता है, ठीक है। द सेंटर ऑफ द एरिया, अब जैसे एरिया है तो उसका भी तो सेंटर निकालोगे आप। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बोलेंगे, मेन पॉइंट यहाँ पर आप ध्यान में रखिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे या फिर सेंट्रॉइड बोलेंगे। जो 2D डायमेंशन होगी आपकी फिगर, उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, सेंट्रॉइड निकालते हैं, ठीक है। द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ सच फिगर इज नोन एज सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया ऑफ द बॉडी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 2D डायमेंशन वाली फिगर होती हैं उनके लिए हम लोग सेंट्रॉइड निकालते हैं क्योंकि उसमें कोई मास नहीं होता,
ठीक है। अगर मास नहीं होगा तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो 2D में हम लोग एरिया के अकॉर्डिंग सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं उसका, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। इट मे बी नोटेड दैट एवरी बॉडी हैज वन एंड ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बात बोल रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि जितनी भी बॉडी होती है उनमें सब में एक और सिर्फ एक क्या होता है, गुरुत्व केंद्र होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब कुछ दोस्तों एग्जांपल आ जाते हैं कि किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है। ये कमीशन आपसे पूछता है कि बताइए यूनिफॉर्म रॉड का कहाँ है, रेक्टेंगल का कहाँ होता है, वो बता दे देते हैं ऑप्शन इस हिसाब से। तो आपको ये चीज आपको याद होना चाहिए, जनरल सी नॉलेज है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कई सारे बच्चे पूछ रहे थे क्वेश्चन करवाएंगे, तो दोस्तों बिल्कुल करवाएंगे। ये हमारा सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आपको कम से कम 300 क्वेश्चन मिलेंगे इस सब्जेक्ट के, आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अभी क्लास लेते रहिए जितनी भी क्लासें हो रही हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है जिसकी हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की बोलते हैं, तो वो रहती है हमारी यूनिफॉर्म रॉड। तो उसका मतलब होता है एक समान छड़। तो दोस्तों क्या होता है एक समान छड़, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड इज एट मिडल पॉइंट। क्या मतलब बोला दोस्तों इसमें, इसका मतलब है कि जो इसका गुरुत्व केंद्र होता है आपके यूनिफॉर्म रॉड का, वो आपका जो रॉड का जो बीच होता है, बीच बिंदु होता है, जो इसके मिडिल पॉइंट होता है, ठीक है, तो मध्य बिंदु होता है, उसको ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका वहीं पर उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट होता है दोस्तों रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का दोस्तों कहाँ होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, यानी समान, जो आपने पढ़ा था ना समांतर चतुर्भुज का नियम, तो वही पैरेललोग्राम लाइज एट अ पॉइंट वेयर इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट, यानी इनके जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होता है जहां पर वो काटते हैं जिस बिंदु पर, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है रेड डॉटेड, तो वही इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या फिर सेंट्रॉइड है। क्योंकि हम लोग 2D डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। तो आई थिंक यूनिफॉर्म रॉड और रेक्टेंगल का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपसे पूछा जाए कहां पर होता है, तो आप बता सकते हैं यूनिफॉर्म रॉड के लिए मिडिल पॉइंट में होता है रॉड की, और रेक्टेंगल का क्या होता है, किस पॉइंट पे होता है, डायगोनल, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं आपका एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल। तो ध्यान से सुनिएगा ट्रायंगल में कहां होता है। दोस्तों ट्रायंगल का बताने से पहले मैं आपको रेक्टेंगल में एक और चीज बताना चाहता हूं। जैसे कि आपने यहाँ पर पूरी लेंथ इसकी L मानी, यहाँ पर इसकी जो ब्रेथ मानी वो B मानी। अगर आपसे पूछता है कि इसका रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पर है, तो आप बताएंगे यहाँ से लेंथ से L/2 डिस्टेंस पर और ब्रेथ से B/2 डिस्टेंस पर, यानी इन दोनों की हाफ हाफ के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। यानी B/2 आपकी यहाँ से होगी, ठीक है, और यहाँ से आपकी L/2 डिस्टेंस पे आपको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंट्रॉइड मिलेगा आपका एक रेक्टेंगल का, ठीक है, या पैरेललोग्राम का, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों ट्रायंगल। ट्रायंगल का दोस्तों कहाँ पर मिलती है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगल लाइज एट अ पॉइंट वेयर द 3 मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट। इसका मतलब है कि जहां पर आपकी माध्यिकाएं यानी मीडियंस होती हैं, जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, और जिस बिंदु पर ये मिलता है, जिस पॉइंट पर ये मिलता है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कहां पर होता है, तो इसकी पूरी आपने हाइट मान ली h, ठीक है। अगर आप ऊपर साइड से ले रहे हैं तो आपको 2h/3 तक नीचे आना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर आप बेस से ले रहे हैं, बेस से, तो आपको h/3 बताना पड़ेगा, ठीक है। बेस से आपकी h/3 पर है और ऊपर साइड से आपकी 2h/3 डिस्टेंस आपका क्या होता है, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो आपको ये चीज याद रखना है काफी अच्छे से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपका सेमी सर्कल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धवृत्त। अभी तक दोस्तों हम लोग सिर्फ 2 डायमेंशन, जो 2D डायमेंशन आकृति हैं उन्हीं के बारे में ही पढ़ रहे हैं, फिगर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेमी सर्कल का दोस्तों आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंट्रॉइड कहाँ होता है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सेमी सर्कल लाइज एट अ डिस्टेंस 4r/3 पाई फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल रेडियस। इसका मतलब दोस्तों क्या, ये आपकी वर्टिकल रेडियस से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप, ये है वर्टिकल रेडियस, वाई एक्सिस को ही तो बोलते हैं वर्टिकल रेडियस, ठीक है दोस्तों। अगर आप यहां से मेजर कर रहे हैं कितनी डिस्टेंस, 4r/3 पाई डिस्टेंस, अगर इसके बेस से मेजर कर रहे हैं वर्टिकल रेडियस पर, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा सेमी सर्कल का, या फिर सेंट्रॉइड मिल जाएगा आपको, ठीक है। अर्धवृत्त का आर क्या होता है दोस्तों, इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो आर है, और पाई की वैल्यू तो आप सभी को पता है 22/7 या फिर 3.14, ठीक है, कोई सी भी ले सकते हैं आप, ठीक है, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को बोलते हैं अर्धगोला, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी आ गई क्या, आपकी 3 डायमेंशन,
3D डायमेंशन आ गई आपकी। तो आपको कहां से बताना है, आप ध्यान से सुनिएगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हेमीस्फीयर लाइज एट द डिस्टेंस 3r/8 फ्रॉम इट्स बेस, यानी जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो इसके बेस से, इसका बेस ये है, वो वर्टिकल रेडियस, वही बात बताई मैंने आपको, वाई एक्सिस को ही वर्टिकल रेडियस बोलते हैं, उससे यानी जो इसके बेस है उससे 3r/8 डिस्टेंस पर होता है इसके बेस से क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आपको ये भी याद रखना है, वैल्यू काफी अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है। 3r/8 डिस्टेंस पर होता है बेस से वर्टिकल रेडियस पर आपका हेमीस्फीयर का क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रॉइड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये क्या है, 3D डायमेंशन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेपीजियम। दोस्तों ट्रेपीजियम क्या होता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ट्रेपीजियम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ होता है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रेपीजियम विद पैरेलल साइड ए एंड बी, इसकी जो पैरेलल साइड है वो ए और बी मान लिया आपने, ठीक है। लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ h/3 2a+3/a+b। अब मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम साइड बी, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, आपने ए दो पहला साइड मानी, एक ए है और एक बी है, ठीक है दोस्तों। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो h है, हाइट इनकी बीच में कितनी है, h है। अब आपको इसका क्या निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है ट्रेपेजियम का। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। h/3 लिखा भी है आपके लिए 2a+3/a+b, ठीक है। इतनी डिस्टेंस लेते हैं कहां से, बेस से, बी से, ठीक है। ये चीज याद रखना है आपको, बेस से लेना है, बेस से लेना है, तभी आपको ट्रेपीजियम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं राइट सर्कुलर सॉलिड कोन, ये भी आपकी क्या है, 3D डायमेंशन है। तो इसके लिए आप, जैसे मैंने आपको बताया ट्राइंगल का ये अलग चीज है और ट्राइंगल अलग होता है। ट्राइंगल में क्या करते थे, जो उसकी मीडियन थी इंटरसेक्ट कर रही थी और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन राइट सर्कुलर सॉलिड कोन के लिए ऐसी नहीं है। राइट सर्कुलर सॉलिड कोन में क्या होगा, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन्स लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ h/4 फ्रॉम इट्स बेस मेजर अलोंग द वर्टिकल रेडियस, ठीक है, एक्सिस। सॉरी, यहाँ पर एक्सिस ये हो गई वर्टिकल एक्सिस। अब इसकी हाइट जो है वो आपकी h है, h मान ली, ठीक है। अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही बोलेंगे क्योंकि ये 3D है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस से, इसके जो बेस है उससे h/4 डिस्टेंस पर है। तो ये चीज आपको याद रखना है, राइट सर्कुलर सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जड़त आघूर्ण। अब दोस्तों क्या होता है जड़त आघूर्ण, तो पहले वो ध्यान से सुनिए। दोस्तों जड़त आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानने से पहले एक बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से जड़त आघूर्ण आ पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप ध्यान में सुनिए। जब मैंने आपको मोमेंट पढ़ाया था, घूर्ण पढ़ाया था, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको बता रहा था टॉ = F/d, यानी क्या होता था दोस्तों, एक बल लेते थे, आपका फोर्स लेते थे और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते थे, मोमेंट, ठीक है। ये चीज तो आप लोगों को याद होगी, लास्ट क्लास में ही कराई गई है, ठीक है। तो मोमेंट कहते थे। अब दोस्तों इसी मोमेंट को फिर से अगर हम इसी का मोमेंट निकाल लें, जो हमने मोमेंट निकाला उसका मोमेंट फिर से निकाल लें, लेकिन इस बार फोर्स नहीं लें, तो दोस्तों क्या लें, अगर मास ले लें या फिर एरिया ले लें, तो ये दोस्तों जो क्रिएट होगा, प्रोडक्ट क्रिएट होगा, यानी जो आपका गुणज तैयार होगा वो आपका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यानी जड़त आघूर्ण का, ठीक है। अब वो ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ड यहाँ पर आएगा तो वो क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये स्टोरी बताई, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। इट मे बी डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ मूवमेंट, यानी इसे क्या कहते हैं, घूर्णों का गुण कहते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ मूवमेंट कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आपने पहले मूवमेंट निकाला, गुण निकाला, उसी का फिर से गुण निकाल दिया, लेकिन इस बार फोर्स नहीं ले रहे हैं, इस बार फोर्स नहीं ले रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको F/d होता है आपका मोमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन इस बार फोर्स नहीं ले रहे हैं, तो क्या ले रहे हैं, मास ले रहे हैं या फिर एरिया ले रहे हैं, ठीक है। अब मास, जिसमें मास होगा उसमें मास लेंगे और जिस बॉडी में मास नहीं है तो उसमें एरिया लेंगे। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। और मोमेंट ऑफ मोमेंट कहते हैं इसको, एक और नाम होता है इसका सेकंड मोमेंट ऑफ मास है, क्या बोलते हैं इसको, सेकंड मोमेंट ऑफ मास या सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, दो नाम हो सकते हैं। अगर मास के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो सेकंड मोमेंट ऑफ मास, और अगर एरिया के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। वैसे बेसिकली इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ द मोमेंट। और क्या होता है दोस्तों जड़त आघूर्ण, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने जो पहले मोमेंट निकाला और फिर से उसका मोमेंट निकाल दिया, लेकिन उसमें कोई फोर्स नहीं लिया, आपने क्या लिया, मास लिया या फिर एरिया लिया, तो उसी को बोलते हैं जड़त आघूर्ण। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इट यूजली डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है।
अब दोस्तों ये बॉडी जो इमेज दिख रही है आपको, ये ध्यान में रखिए, ठीक है, क्या बता रहे हैं इस इमेज में। तो दोस्तों ये सबसे पहले देखिए, एक रिजिड बॉडी है, इसे बोलते हैं दृढ़ पिंड, ठीक है, ये आपकी कोई फिक्स लाइन है, ठीक है। जो ये दोस्तों ये के दिख रहा है, ये के दोस्तों इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, इसको बोलते हैं हिंदी में परिभ्रमण त्रिज्या, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। मैंने आपको पहले बताया, जो जितनी भी बॉडी होती है उसमें कई सारे पार्टिकल होते हैं, उसमें कई सारे मासेस होते हैं। तो मान लिया ये कई सारे मासेस से मिलकर बना है M1 M2 M3, ठीक है। अब दोस्तों ये मैंने आपको क्यों बताया वो आपको आगे समझ में आएगा। जब हम लोग फोर्स डिफाइन करेंगे, इसका जो फॉर्मूला डिफाइन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट आपका डायग्राम है। तो दोस्तों डायग्राम आप लोग दिमाग में रखिए, और ये जो आपको मैंने फॉर्मूला लिख के ऊपर दिखाया है वो आपको लिखना है और काफी अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी रिजिड बॉडी का, वो पता है आपको कई सारे मासेस से मिलकर बना होता है, जिसे हमने नाम दे दिया M1 M2 M3, ठीक है। उनके और जो जितने भी मासेस है उनकी रेडियस ऑफ जायरेशन K1 K2 K3 मान लिया। अब रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप मान लीजिए इसकी जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो M1 के लिए K1 है, M2 के लिए K2 और M3 के लिए K3 है, ठीक है। अब दोस्तों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस पूरी बॉडी का, तो आपका अलजेब्रिक, इन सब के अलजेब्रिक सम का योग जो होगा वो आपका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। यानी M1 ले लिया और इसकी रेडियस क्या हो गई, K1 स्क्वायर, M2 K2 स्क्वायर, M3 K3 स्क्वायर। तो ये आपके जो फाइनली आएगा वो M K स्क्वायर हो जाएगा, जो इस पूरी बॉडी का मास क्या है, M है, और इस पूरी बॉडी की जो रेडियस है ऑफ जायरेशन है वो K है, ठीक है। तो इसके इक्वल हो जाए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा M K स्क्वायर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ देखिए आप, ये मैंने आपको बता दिया मास होगा अगर बॉडी में। अगर जैसे मास नहीं है, कोई मोटाई नहीं है, उसमें मास नहीं है, तो आप एरिया लेंगे, तो इसकी जगह एरिया ले लिया A1 A2 A3, ठीक है। इसी में मान लीजिए आप A होगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो AK स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। यहाँ पर एक और इमेज देख सकते हैं आप, जैसे एक पूरी बॉडी है, ठीक है, इसमें छोटा सा पार्टिकल दिखा दिया इन लोगों ने DM, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कई सारे मासेस से मिलकर बनती है एक बॉडी, ठीक है। तो आपको K1 K2 K3 ये रेडियस ऑफ जायरेशन है। अब मैं आपको, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हुआ है तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपके लिए। I इक्वल टू M K स्क्वायर, अगर M के रिस्पॉन्स में आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो आपको M K स्क्वायर याद करना पड़ेगा, और एरिया के रेफरेंस में आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो आपका AK स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल AK स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है वो ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले आप लोग ये इमेज देखिए, मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट इमेज में बताया था, ये कोई रिजिड बॉडी है, कई सारे मासेस से मिलकर बनी है। M1 M2 मान लिया, ठीक है, कोई सा भी। इसकी जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो K1 मान ली, ठीक है। ये कोई आपकी एक्सिस है, ठीक है। अब वो ध्यान से सुनिएगा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा आपको। दोस्तों किसी एक्सिस के रेफरेंस में किसी एरिया की जो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है या फिर परिभ्रमण त्रिज्या होती है, वो एक्सिस से, ये जो एक्सिस है उससे नापी गई वह दूरी होती है, जिसके स्क्वायर को यानी वर्ग को यदि क्षेत्रफल यानी एरिया से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया जाए या फिर गुणा कर दिया जाए, तो गुणनफल का मान उस अक्ष के रेफरेंस में एरिया के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इतना सा रेडियस ऑफ जायरेशन में। तो आप ध्यान से सुनिएगा, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस वेयर द होल मास और एरिया ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड टू गिवन द सेम वैल्यू ऑफ I, ठीक है। यही चीज तो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो याद रखना है आपको, काफी सिंपल है। अगर इसको मैं फॉर्मूला अगर आपको बताऊं, जैसे आपने एक्स एक्सिस से लिया तो K एक्सिस जे K वर्टिकल एक्स एक्सिस हो जाएगा आपका I XX अपॉन ए क्या है, एरिया है। I एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, K क्या है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ जायरेशन है, ठीक है। Y के लिए आपका यहाँ पर दोनों जगह y हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। इन SI यूनिट्स द यूनिट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होती है, किसके लिए, अगर मास के अकॉर्डिंग अगर आप निकाल रहे हैं। लेकिन अगर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया इज एक्सप्रेस इन मीटर की पावर 4 या फिर mm की पावर 4, यहाँ पर सिर्फ एरिया है तो आपका क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 4 या फिर mm की पावर 4, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखना है, अगर मास के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और एरिया के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो मीटर की पावर 4 या फिर mm की पावर 4, ठीक है। इसमें आपका क्या लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज IG, मतलब क्या, अगर किसी बॉडी का हम क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं जो किससे पास हो रही है, जिसकी एक्सिस
सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकल रही है तो उसको हम डिनोट करते हैं आई जी। जी आपके सब में लिखा है, यहाँ पर सब में नहीं लिखा है, लेकिन मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इस तरह से लिखा हुआ है आई जी, ठीक है, मतलब आई सब में जी, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसको दोस्तों अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकल रहा है तो वो आई जी से लिख देंगे, ठीक है। अगर आप पैरेलल एक्सिस से निकलेगा तो उसको क्या लिख देंगे, आई पी लिख देंगे। तो फिर आप ध्यान से सुनिए, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी अदर पैरेलल एक्सिस इज नोन एज आईपी मे बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। आईपी से डिनोट करते हैं अगर किसी पैरेलल एक्सिस से क्या निकाल रहे हैं आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकला, ये क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में ध्यान से सुनिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर अक्ष की पिरामिड, ठीक है। इसके अनुसार दोस्तों क्या होता है, किसी एरिया का किसी एक्सिस पर, यानी मान लिया कोई एक्सिस है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस है, पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उस एरिया का, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा पॉइंट है पहला, गुरुत्व केंद्र से यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली तथा एक्सिस के पैरेलल अक्ष जी जी पर, मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, याद रखना है आई जी जी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है, उस क्षेत्रफल तथा दोनों अक्षों के बीच की लंब दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है, यानी क्या, ए एच स्क्वायर, ठीक है। एरिया भी आ गया और आपका क्या आ गया, पहला जो पॉइंट आपको मैंने याद करने के लिए बोला वो आपका आई जी जी था, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है। सेकंड आपका क्या था, ए इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। एरिया के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो एरिया ले लिया और उस दोनों के बीच की हाइट का स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यही आपकी क्या है, पैरेलल एक्सिस की थ्योरम है, ठीक है। तो आपको इतना ज्यादा डिटेल से नहीं जानना, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद करना है पैरेलल एक्सिस की थ्योरम के लिए। ये क्या है, ये आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रेफरेंस में, और ये क्या है आपका मास के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं और एरिया के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। मास एम को, ए आपका एरिया को डिनोट कर रहा है, ठीक है। एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज आपकी पैरेलल एक्सिस के लिए बता रही है काफी अच्छे से, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस की थ्योरम भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, वो आपको याद रखना है। जैसे किसी बॉडी के लिए पूछ लेता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अलग अलग टाइप के शेप होते हैं, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन डिस्क, अगर किसी पतली डिस्क के लिए हम निकाल रहे हैं जिसका मास क्या है एम एंड रेडियस क्या है आर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकल रही है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो उसका क्या होगा, तो उसका होगा दोस्तों आई जी जो होगा उसका वो होगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकाल रहे हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन डिस्क का, तो आपको हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डायमीटर के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा आई डी इक्वल टू, आई सब में डी इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 4, यानी 0.25 एम आर स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, काफी अच्छे यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि थिन डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ होता है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रेफरेंस में ले रहे हैं, डायमीटर के रेफरेंस में ले रहे हैं, तो दोनों चीजें आपको याद रखना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 0.5 एम आर स्क्वायर और डायमीटर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं 0.25 एम आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये आपका था थिन डिस्क के लिए, ठीक है, थिन डिस्क के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अगर आप थिन रॉड के लिए निकाल रहे हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, उसकी मास क्या है एम है और लेंथ क्या है एल है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, अगर उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। जैसे आई जी के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू वन एंड ऑफ द रोड, ठीक है। पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग आपकी ये निकल आएगा आई पी इक्वल टू क्या, एम एल स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपका बोलेगा तो ये, और पैरेलल एक्सिस के थ्रू पूछेगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, अपने नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विड्थ v एंड डेप्थ d, ठीक है। ये चीज क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए निकालना है, क्या निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आई एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, ठीक है, ये वाली एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये वाली एक्सिस आपकी क्या होती है वाई एक्सिस होती है, ये सब तो सभी को पता होगा। अगर एक्स एक्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, यानी आयताकार आकृति का जो जड़त आगुण होता है वो होता है आई एक्सेस इक्वल टू बी डी क्यू अपॉन 12, क्या बी डी क्यू अपॉन 12। बी क्या थी इसकी लेंथ थी और डी क्या था इसका डेप्थ थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है।
और यही चीज अगर आपसे y एक्सिस के थ्रू पूछेगा तो आई वाई वाई इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये डी बी क्यू अपॉन 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर y एक्सिस के अकॉर्डिंग बोलेगा तो आपका हो जाएगा डी बी क्यू अपॉन 12, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग पूछेगा आपसे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपका होगा आई एक्सेस इक्वल टू बी डी क्यू अपॉन 12 और आई वाई इक्वल टू आपका डी वी क्यू अपॉन 12। काफी अच्छे से याद करिए, काफी सिंपल से फॉर्मूले हैं, कोई टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। अगर आपका खोखला आयताकार कोई आकृति आ गई, ठीक है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपने निकाला लास्ट में, उसमें ही से हॉलो शेप में क्या होता है, जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, दो रेक्टेंगुलर दिख रहे हैं, बड़े वाले में से छोटे को घटा दीजिए तो आपका क्या निकल आएगा, हॉलो के लिए निकल आएगा। वही फॉर्मूले आ जाएंगे, बस छोटे वाले को माइनस कर दीजिए तो आपका तुरंत निकल आएगा। ठीक है, तो आई एक्सेस इक्वल टू हो जाएगा वी डी क्यू अपॉन 12 माइनस स्मॉल बी डी क्यू अपॉन 12। जो लार्जर होगा उसको कैपिटल से डिनोट कर दिया। ठीक है, उसकी लेंथ आपकी जो कैपिटल बी से और जो उसकी ब्रेथ है वो आपकी कैपिटल डी से। स्मॉल के लिए आपका क्या करा, स्मॉल के लिए जो लेंथ है वो स्मॉल बी से और उसकी जो ब्रेथ है वो स्मॉल डी से डिनोट की गई। ठीक है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का तो वो हो जाएगा आई एक्सेस इक्वल टू बी डी क्यू अपॉन 12 माइनस बी डी क्यू अपॉन 12। लेकिन ये स्मॉल वाला है जो कि जो आपका हॉलो सेक्शन है दूसरा वाला। ठीक है, आई वाई वाई के लिए हो जाएगा डी बी क्यू अपॉन 12 माइनस डी बी क्यू अपॉन 12। ठीक है, तो मैंने बता दिया जैसा कि आपका लास्ट फॉर्मूला था उसमें से जो स्मॉलर रेक्टेंगुलर आया उसको माइनस कर दीजिए तो आपका हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का भी डिफाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ अ डायमीटर डी। अगर जैसे कोई सर्कुलर सेक्शन आ गया, ठीक है, उसका जिसका डायमीटर क्या है, डी है। ठीक है, जैसे मान लिया ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। वर्टिकल को आप वाई से डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल को आप एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो दोनों सेम ही निकलेगा, कोई इसमें सारी साइड चले आएंगे आप तो रेडियस तो सभी जगह सेम ही रहेगी। ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए इक्वल होता है। कितना होता है, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। डी क्या है, इसमें डायमीटर है, जो आपने सर्कुलर सेक्शन मैंने बताया आपको वो क्या है, डी इसका डायमीटर है। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई डी की पावर 4 अपॉन 64, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर हॉलो सर्कुलर सेक्शन आ जाए जिसका आउटर डायमीटर डी और इनर डायमीटर स्मॉल डी हो तो क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया बड़े वाले में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए तो आपको निकल ही आएगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सर्कुलर सेक्शन का। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम होगा, एक्स एक्सिस में भी सेम होगा और वाई एक्सिस में भी सेम होगा आपके हॉलो सर्कुलर सेक्शन में। ठीक है, इसका क्या आएगा, पाई अपॉन 64, तो उसमें भी आ रहा था डी की पावर 4 आ रहा था, लेकिन माइनस स्मॉल डी की पावर 4 कर दिया। जैसे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पाई 64 डी की पावर 4 माइनस पाई 64 अपॉन स्मॉल डी की पावर 4। आप पाई की पावर 64 को कॉमन ले सकते हैं तो आपका इस तरह का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सर्कुलर सेक्शन का भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्राइंगुलर सेक्शन ऑफ अ हाइट h। जैसे कोई ट्राइंगुलर सेक्शन आ गया जिसकी हाइट h है, अबाउट एन एक्सिस पासिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी g एंड पैरेलल टू द बेस bc। पैरेलल है bc के। ठीक है, और उसके जो क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जा रहा है तो आप इसका निकालेंगे आई जी इक्वल टू बी एच क्यू अपॉन 36। डायरेक्ट फॉर्मूले पूछते हैं दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूले आपसे पूछ सकता है कि इस तरह से कि ट्राइंगल जो सेक्शन होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा आई जी इक्वल टू बी एच क्यू अपॉन 12। अब बी क्या है दोस्तों, बी इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, एच क्या है, इसकी हाइट है। कि बी क्या है, बेस है। ठीक है, एच क्या है, इसकी हाइट है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है अपॉन 36। लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस बीसी, अगर बीसी के बेस में ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वो आ जाएगा आपका बी एच क्यू अपॉन 12। ये डिफरेंस है इन दोनों में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रेफरेंस में ले रहे हैं तो बी एच क्यू अपॉन 36 और अगर बेस के रेफरेंस में ले रहे हैं तो बी एच क्यू अपॉन 12। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों फ्रिक्शन। क्या होता है दोस्तों फ्रिक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण या फिर घर्षण बल। क्या होता है तो वो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। फ्रिक्शन समझने से पहले एक मैं आपको कॉमन सी बात एक और बार फिर से बताता हूं जिससे कि आपके माइंड में काफी अच्छे से वो चीज सेटअप हो जाए। देखिए दोस्तों, रियल लाइफ में आप सभी ने देखा होगा जैसे हम कोई गेंद लुढ़काते हैं अपने फर्श पे तो वो कुछ दूर जाकर क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है,
और साइकिल का जैसे पेडल हम चलाना बंद कर दें तो क्या होता है, साइकिल भी कुछ दूर जाकर क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है दोस्तों ऐसा, वो आपका होता है फ्रिक्शन की वजह से। जो आपका जो सरफेस होता है, प्लेन होता है आपका, वो एक फोर्स इजेक्ट करता है, एक फोर्स लगाता है किसके, मोशन के अपोजिट। तो वही क्या करता है आपका, वो उस वस्तुओं को क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में अगर फ्रिक्शन की डेफिनेशन बोलूं कि जो आपका घर्षण बल होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो दो सतहों यानी दो सरफेसों के बीच क्या करता है, किसी प्रकार की रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति का क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है। फिर से बोलूं, घर्षण बल दो सतहों के मध्य किसी प्रकार की सापेक्ष गति या फिर रिलेटिव मोशन का क्या करता है, विरोध करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अ फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये इमेज दिख रही है, यहाँ से आपने फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पर मोशन जा रहा है। जो कोई आपका सरफेस है, जो ग्रीन एरिया दिख रहा है, यहाँ से जो अपोजिट फोर्स लग रहा है, जो इसको बॉडी को मूव होने से रोक रहा है, तो यही दोस्तों आपका क्या है, फ्रिक्शन है, ठीक है। अब क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। इट इज फॉलोइंग टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के होते हैं आपके। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको आपको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण, और एक होता है डायनेमिक फ्रिक्शन या फिर घर्षण, ठीक है। डायनेमिक को बोलते हैं गतिज घर्षण, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन एट रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब दोस्तों क्या है, किसी पिंड की विरामावस्था में पिंड पर लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बोलते हैं या फिर आपके स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर रेस्ट में कोई चीज है, अगर उसमें जो फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। जैसे कि ये कोई इंसान है, जैसे बॉडी को क्या कर रहा है, जो कोई ऑब्जेक्ट है उसको पुश कर रहा है लेकिन पुश नहीं कर पा रहा है, तो इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है वो आपका कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नीचे सरफेस से लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे सरफेस से लग रहा होगा, जिससे ये बॉडी मूव नहीं हो रही है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों डायनेमिक फ्रिक्शन। क्या होता है दोस्तों डायनेमिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इन मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन। अब जब कोई बॉडी मोशन कर रही है और उसमें कोई फ्रिक्शन लग रहा है तो उसको बोलते हैं दोस्तों डायनेमिक फ्रिक्शन या फिर गतिज घर्षण, ठीक है। जैसे कि कोई आपने ये प्लेन देखा, इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, आपने वहां से लुढ़का दिया इसको, तो अगर ऊपर की तरफ जा रही है, ये कोई चीज आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये आपकी नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जहां पर आपकी मोशन होगी उसके अपोजिट साइड में ही हमेशा आपका क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका मोशन है तो इधर पे आपका क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये मूवेबल होगी ना। अगर इंक्लाइन बॉडी पे आप किसी चीज को स्लाइड करोगे तो वो मूवेबल होगी, लेकिन उसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो आपका होगा डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब डायनेमिक फ्रिक्शन भी आपके दोस्तों दो टाइप के होते हैं। उससे पहले डायनेमिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। डायनेमिक फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट स्लाइड ओवर अनदर बॉडी इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसा कि आपने देखा, यही आपका एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल हो गया आपके लिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। ये कोई बॉडी है जैसे कि स्लाइड कर रही है नीचे की तरफ, तो ये क्या होगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गई। नेक्स्ट होता है रोलिंग फ्रिक्शन। दोस्तों रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द फ्रिक्शन experienced by a body when balls or rollers are interposed between the two surface is known as rolling friction, ठीक है। एग्जांपल देख सकते हैं आप यहाँ पर इमेज में, ठीक है। ये देखिए रोलिंग फ्रिक्शन का एक कंप्लीट एग्जांपल आपके लिए, ठीक है। जैसे कोई बॉल है या फिर रोलर है, उसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है वो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है, जिसे लोटनी घर्षण भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत घर्षण। अब दोस्तों याद रखिए, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट की, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में ही बनाए रखता है, कितना भी उसको पुश किया जाए, पुल किया जाए। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, अगर इस बॉडी पर लग रहे जो एक्सटर्नल फोर्स का मान क्या करते हैं, कंटिन्यू बढ़ाते जाएं, कंटिन्यू क्या करते जाएं, इंक्रीज करते हैं, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जिससे कि पिंड क्या होगा, गति यानी मोशन करने ही वाला होता है। इस समय दोस्तों क्या होता है, पिंड जो रेस्ट की पोजीशन होती है, उसकी विरामावस्था की पोजीशन होती है, से चलने ही वाला होता है। तो क्या होता है, इसलिए दोस्तों इस टाइम पर जो स्थैतिक घर्षण होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, जिसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं सीमांत घर्षण, ठीक है। अब सीमांत घर्षण आपको समझ में आया होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये क्या है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है, जब आपकी बॉडी मूव करने ही वाली होती है, ठीक। इसके बारे में दोस्तों और अच्छे से जानते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द
अदर सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। यही चीज तो मैंने बताई, जैसे ही मूव करने वाला होता है तो उस समय आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके ही आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। काफी इंपॉर्टेंट लॉ है ये आपके। तो पहला लॉ ध्यान से सुनिएगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। यानी जो आपका जो अपना घर्षण बल लगा रहे हैं वो हमेशा उस दिशा में कार्य करेगा जिस दिशा में आपका जो आप एफर्ट लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। जैसे कि कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें आपने फोर्स यहां से लगाया लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसके अपोजिट लगेगा। पहला लो ये हो गया। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स विच टेंड द बॉडी टू मूव। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो फ्रिक्शन जो आपने एफर्ट लगाया और जो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होगा वो इस एफर्ट वाले फोर्स का के इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सेकंड लॉ ये बता रहा है आपको। ठीक है, थर्ड लॉ कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन बेयर अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस। यानी कि जो मैग्नीट्यूड होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन का वो बेयर अ कांस्टेंट रेशियो, एक क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में रहता है टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस के बीच में। ठीक है, तो ये लॉ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेस। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जो इस एरिया होता है जिस एरिया में कांटेक्ट होता है बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेसों के बीच में जिस एरिया में कांटेक्ट होता है उसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो उससे स्वतंत्रता पूर्वक होता है या फिर इंडिपेंडेंट होता है। फोर्थ लॉ आपका लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का ये था, जिसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलते हैं क्या, स्थैतिक घर्षण के नियम पढ़ रहे हैं हम लोग। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेसेस। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो आपने फ्रिक्शन वाला फोर्स लगाया वो किसी सरफेस की रफनेस या रुक्षता पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा किसी की रुक्षता या रफनेस होगी उतना ज्यादा उसका घर्षण होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है एफ बोलते हैं, वो ग्रेटर देन होता है आपका किससे, फ्रिक्शन डायनेमिक्स से। ठीक है, ज्यादा फ्रिक्शन किस में होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन में कि डायनेमिक फ्रिक्शन में, ऑब्वियसली आपका स्टैटिक फ्रिक्शन में ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होते हैं दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी टेंड टू मूव। पहला लॉ तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे ही है, उसी डायरेक्शन में लॉ ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है, जिस डायरेक्शन में आपने एफर्ट लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका लॉ ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन बेयर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। ये भी वही बात बोल रहा है। फॉर मॉडरेट स्पीड द स्पीड ऑफ फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपको मॉडरेट स्पीड चाहिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है आपका वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, बट इट डिक्रीजेस, लेकिन ये घटता चला जाता है। कब, स्लाइटली विद द इंक्रीज ऑफ स्पीड। जब आप स्पीड बढ़ाते जाते हैं तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो डायनेमिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो आपका कम होता जाता है जब आप स्पीड इंक्रीज करते हैं। ठीक है, मॉडरेट स्पीड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आपको उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, लेकिन आप स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो आपका वो क्या हो जाएगा, वो कम होता जाएगा। क्या, डायनेमिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट था। एक और चीज दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्या, घर्षण गुणांक भी बोलते हैं इसको हिंदी में, काफी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। इमेज आपको बहुत अच्छे आगे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इमेज आपको बहुत अच्छे से मैं आगे समझाऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, ये आपकी इंक्लाइन प्लेन है, कोई बॉडी स्लाइड कर रही है। ठीक है, इसका वेट नीचे वर्क कर रहा है, रिएक्शन ऊपर कर रही है, फोर्स यहाँ की तरफ लगा रहे हैं, फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है। सारी चीजें क्लियर करूंगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है वो अभी ध्यान से सुनिएगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या है, एक रेशियो है। जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है आपका वो एक रेशियो है लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। जो रिएक्शन है ये वाली, इसके इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये आपकी इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे कोई बॉडी क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पर आपकी क्या वेट वर्क कर रहा है नीचे, ऊपर रिएक्शन है। ठीक है, इसके कंपोनेंट ही बताऊंगा कि साइन थीटा कब लेते हैं, कॉस थीटा कब लेते हैं, किससे हॉरिजॉन्टल में क्या लेते हैं और वर्टिकल में कौन सा कंपोनेंट लेते हैं। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, यहाँ पर बस इतना सा याद रख लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो आपका म्यू इक्वल टू होता है एफ अपॉन आर होता है, आर एन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद करिएगा। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर इसको म्यू से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बता दिया जैसे कि फॉर्मूला में बताया था, म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर एन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी क्लास 2 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां पर हम लोग फ्रिक्शन के बारे में, जैसे कि मैंने आपको इंक्लाइन की कंडीशन बताई, उसमें किस तरह से कंपोनेंट वर्क करते हैं, क्या रिएक्शन होती है, कहाँ उसका वेट वर्क करता है, कहाँ पर फोर्स होता है इंक्लाइन प्लेन के लिए, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। आपके एक लाइक से काफी मोटिवेशन मिलती है आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।